हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में वर्क एनर्जी थ्योरम एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा टॉपिक है रोलर कोस्टर। तो सभी बच्चों ने रोलर कोस्टर देखा होगा या सुना होगा इसके बारे में। अम्यूजमेंट पार्क में आप देखते हैं ट्रैक होता है, एलिवेटेड ट्रैक, जमीन से ऊपर एक ट्रैक होता है जिसमें शार्प इंक्लाइंस ऐसे कर्व्स होते हैं। इस तरह का वो ट्रैक होता है। जनरली वो फ्रिक्शनलेस होता है और उस पर इस तरह की गाड़ी चलाई जाती है फन के लिए सिर्फ। और रोलर कोस्टर पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, अ डिजाइनर इज वर्किंग ऑन अ न्यू रोलर कोस्टर and she begins by making a scale model. On this model, a car of total mass 0.5 kg moves with negligible friction along the track shown in the figure. तो एक डिजाइनर है और वो डिजाइन कर रही है एक नया रोलर कोस्टर। उसका स्केल मॉडल बना रही है, मतलब एक्चुअल साइट पर जाकर नहीं बल्कि लैब में बैठकर सिर्फ कैलकुलेशंस से उसको डिजाइन कर रही है। और इस मॉडल में कार है जिसका मास है 0.5 kg, मतलब 500 ग्राम। मूव्स विद नेग्लिजिबल फ्रिक्शन अलोंग द ट्रैक शोन इन द फिगर। एक्चुअली गाड़ी के जो पहिए होते हैं इस ट्रैक पर रोल होते हैं और रोलिंग के लिए फ्रिक्शन तो चाहिए, पर वो इतना कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन कि यहाँ पर हम उसे निग्लेक्ट कर देंगे, इसीलिए बोला है नेग्लिजिबल फ्रिक्शन। द कार इज गिवन एन इनिशियल स्पीड v नॉट इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड एट द टॉप ऑफ फर्स्ट हिल ऑफ हाइट 2 मीटर। 2 मीटर की हाइट पर ये पहली हिल, यहाँ से इस कार को मूव करते हैं किस स्पीड से, 1.5 मीटर पर सेकेंड से। तो ये जो है इसकी फीलिंग आपको है, v नॉट 1.5 मीटर पर सेकेंड है। ये है नॉर्मल वॉकिंग स्पीड किसी एडल्ट हेल्दी पर्सन की, जिस स्पीड से हम चलते हैं वो है ये 1.5 मीटर पर सेकेंड, उसके लगभग बराबर। 500 ग्राम का अनुभव तो आपने किया होगा। और ये हाइट है 2 मीटर की। ये 2 मीटर की फीलिंग भी आपको होगी। घर में जो दरवाजे होते हैं अक्सर वो 2 मीटर के होते हैं, हाइट उनकी 2 मीटर होती है। तो ऐसा डेटा दिया हुआ है, इसकी कल्पना दिमाग में आनी चाहिए क्योंकि आप उस रोलर कोस्टर को डिजाइन कर रहे हो। तो ये सब बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। आगे क्या बोल रहे हैं, पॉइंट ए इज लोकेटेड एट हाइट ऑफ 1.9 मीटर। यह है पॉइंट ए जो ग्राउंड से 1.9 मीटर की हाइट पर है, ऑन द टॉप ऑफ अ सेकेंड हिल। ये दूसरी हिल, ये पहली हिल, ये दूसरी हिल, और एक वैली है बीच में। हिल्स एंड वैलीज ऐसा होता है वो ट्रैक। तो ए जो है वो कितनी हाइट पर है, 1.9 मीटर पर। और उसका अपर पार्ट किसी सर्कुलर आर्क है। ये जो अपर पार्ट है इसका वो सर्कुलर आर्क है जिसकी रेडियस 0.95 मीटर दी हुई है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमको दी है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार एट पॉइंट ए पर कार की स्पीड कितनी होगी, ये हमको बताना है। तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से करेंगे। पर क्या ये प्रिंसिपल यहाँ लगाया जा सकता है, तो उसके लिए ऐसा सोचना है कि ये कार और अर्थ को मिलाकर हम अपना सिस्टम बना लें। तो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा और इंटरनल कौन सा, तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा ग्रेविटी, और ग्रेविटी है कंजर्वेटिव। और इस ट्रैक से इस कार को मिलने वाली है नॉर्मल रिएक्शन जो स्पीड या वेलोसिटी से हमेशा परपेंडिकुलर होगी। और परपेंडिकुलर होगी तो वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स विल बी ऑलवेज जीरो। इट डज नो वर्क, इंटरनल फोर्स इज कंजर्वेटिव, और इसलिए हम आराम से लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और किस शेप में उसे लगाएं, यहाँ की टोटल एनर्जी, इसको मान लेते हैं यह पॉइंट बी। यहाँ की टोटल एनर्जी यहाँ की टोटल एनर्जी के बराबर होगी। टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए। इनको इक्वेट कर देते हैं। तो टोटल एनर्जी बी पर कितनी होगी, ये हम कर रहे हैं पार्ट ए। हमसे पूछा है जब वो ए पर है कार तो उसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है। तो वेलोसिटी तो ऐसी होगी टेंजेंट की डायरेक्शन में, मान लेते हैं कि वो वी ए है। ये हमको फाइंड आउट करना है। तो जब वो कार यहाँ है, यहाँ की टोटल एनर्जी मैं लिख रहा हूँ,
तो टोटल एनर्जी में एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी, तो वो होगी हाफ इस कार का मास इंटू वी ओ स्क्वायर या वी बी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी के अलावा फिर पोटेंशियल एनर्जी के लिए ए पर के पोटेंशियल को हम जीरो रिगार्ड कर लेते हैं। ए का पोटेंशियल यदि जीरो मान लें तो ए के रिलेटिव बी कितना ऊपर है, कितना हाइयर है, 2 माइनस 1.9 मतलब 0.1 मीटर वो हायर है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखी जा सकती है एम जी एच बी माइनस एच ए, ये हो जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हुई टोटल एनर्जी बी पर, और ए पर की टोटल एनर्जी कितनी, तो ए पर पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, काइनेटिक होगी सिर्फ, और उसे लिख सकते हैं हम हाफ एम वी ए स्क्वायर, सरल लिखा जा सकता है। अब इसको अलजेब्रिकली पहले क्यों लिखा है, इसलिए कि ये m कैंसिल आउट हो जाता है तीनों में से। और अब इसको आगे सॉल्व करें तो इधर तो 2 एलसीएम में ले लें यदि, तो वी नॉट स्क्वायर प्लस 2g एच बी माइनस एच ए, और इधर ये 2 इधर वाले से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बचा वी ए स्क्वायर। तो मिल गया हमको वी ए, कितना आ गया वो, वी ए इक्वल्स टू अंडर रूट वी ओ या वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट कितना है 1.5, यानी ये हो गया 2.25 प्लस 2 इंटू जी 10 ले लेते हैं, और ये डिफरेंस कितना है, वो है 2 माइनस 1.9 यानी 0.1, तो 0.1 इंटू 10 ये तो हो गया 1, तो ये आ गया 4.25 अंडर रूट 4.25। अब इसका रूट जो है वो 4 से ज़्यादा होगा पर 5 से कम होगा, तो यदि ये 400 होता तो आंसर क्या होता 20, और 441 होता तो 441 होता तो 21 होता, तो ये 20 और 21 के बीच में है। तो ऐसे अप्रॉक्सीमेटली आप इसको लिख सकते हो, मैं एग्जैक्ट आपको बता देता हूँ कितना है ये। तो ये है 20 और 21 के बीच में, तो आ रहा है 2.05। 20-21 तब बोल रहा था मैं जब 400 और 441 माने, डेसिमल है इसलिए क्या आएगा, ये आएगा 2.05 मीटर पर सेकेंड। ये कैलकुलेटर से आया है, आप अंदाजे से बता सकते हो 2.05। तो ये आ गया वी ए पर स्पीड। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं ऑन द फिगर ऑफ द कार बिलो ड्रॉ एंड लेबल वेक्टर्स टू रिप्रेजेंट द फोर्सेस ऑन द कार एट पॉइंट ए। जब वो कार ए पर है तब उस पर लगने वाले फोर्सेस को इस डायग्राम में हमको शो करना है। ये दिखाई हुई है वो कार, तो ये कार उस ट्रैक के ऊपर होगी, ऊपर होगी तो क्या सोचेंगे, इसका मास यदि m है तो एक फोर्स तो होगा mg, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एक फोर्स तो ये होगा। दूसरा फिर ये कार इस ट्रैक, क्यों यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स तो होगा, ये कार ट्रैक को दबाएगी क्योंकि कार और ट्रैक कांटेक्ट में है, तो ऐसा सोचेंगे कि इस कार ने इसे दबाया, ट्रैक को दबाया मतलब ये एक्शन हो गया बाय द कार ऑन द ट्रैक, तो ट्रैक से उस कार को मिलेगी रिएक्शन। तो एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगा जो ऐसे एक्ट करेगा, पर mg इसका रिएक्शन नहीं है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये एक्शन ये रिएक्शन, ऐसा नहीं है, इसकी रिएक्शन अर्थ पर है और इसकी रिएक्शन वो ट्रैक पर है। तो इस तरह दो फोर्सेस कार पर लगेंगे, n और mg। अब नेक्स्ट पार्ट सी, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द ट्रैक ऑन द कार एट पॉइंट ए। जब वो कार ए पर है तो ट्रैक ने कितना फोर्स लगाया कार के ऊपर, मतलब n हमको फाइंड आउट करना है। पार्ट सी, तो अभी हमने उस कार का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था जब वो ए पर है, mg नीचे और n ऊपर, ऐसे दो फोर्सेस उसके ऊपर काम करेंगे। और क्वेश्चन में कहा था कि ए पर वो कार घूम चल रही होती है किसी सर्कुलर आर्क में जिसकी रेडियस 0.95 मीटर है। अब यदि वो सर्कुलर आर्क पर चल रही है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो आएगा कहाँ से, तो इन दोनों के रिजल्टेंट से ही वो मिलने वाला है, और कहाँ पर, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये फोर्स बड़ा होगा mg, तभी नेट फोर्स नीचे मिलेगा, तो mg माइनस n
ये है नेट फोर्स ऑन द कार, और ये किसके बराबर होना चाहिए, एम वी ए स्क्वायर बाय आर के। और वी ए हमने फाइंड आउट कर रखा है, वी ए हमने फाइंड किया है 2.05 मीटर पर सेकेंड, ये हमने फाइंड कर रखा है। तो बस यहाँ वैल्यूज डालनी है, हमको चाहिए क्या है, एन। तो एन बराबर क्या होगा, एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। एम कर लेते हैं कॉमन, कैपिटल एम कर देते हैं इसे, कैपिटल एम कॉमन कर दिया, तो ये क्या हुआ, जी माइनस वी ए स्क्वायर अपॉन आर। बस वैल्यूज डाल के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट है कैलकुलेशन। तो एम तो है 0.5, जी ले लिया हमने 10 माइनस 2.05 स्क्वायर अपॉन रेडियस 0.95। यहाँ भी आप अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं चाहे तो, 2.05 को 2 मान लें तो ये बन जाएगा 4, और इसको 1 सपोज कर लें तो ये 4 आ जाएगा। तो 10 माइनस 4 ये 6 होगा, यानी 3 के आसपास इसका आंसर आना चाहिए, 3 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली आप निकाल सकते हैं एग्जाम में आने पर एग्जाम में इस तरह की वैल्यूज होती हैं कि वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आ रहा है 2.7 न्यूटन, 2.7 न्यूटन। तो आप अप्रॉक्सीमेटली करोगे तो 2.7 तो नहीं आएगा, पर 3 के आसपास। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो हो सकता है आंसर आपको मिल जाए, बाकी सब आंसर्स यदि दूर दूर हुए 3 से तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगला पार्ट करते हैं हम। क्या बोला, इन ऑर्डर टू स्टॉप द कार at point A some friction must be introduced. Calculate the work that must be done by the frictional force in order to stop the car at point A. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, यदि कार को स्टॉप करना है, इस पर ले जाकर ए पर लाकर इसको रोकना है, तो फ्रिक्शन ने किया हुआ वर्क डन हमको चाहिए, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू स्टॉप द कार एट पॉइंट ए। तो ये कैसे करेंगे, तो ऐसा सोचेंगे कि यदि ये कार यहाँ आकर रुक रही है, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0। यदि फ्रिक्शन एब्सेंट था तो क्या हो रहा था, ये कार यहाँ आती थी इस स्पीड के साथ में, 2.05 के साथ में, इस स्पीड से वो वहाँ पहुँचती थी। तो यदि इसको यहाँ रोकना हो तो करना ये पड़ेगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी को रिमूव करना पड़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी को रिमूव करने के लिए वो यदि वर्क डन जो फ्रिक्शन ने किया वो नेगेटिव हो, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द कार इज एफ नेगेटिव, तो नेगेटिव यदि वर्क डन किया कार के ऊपर तो वो एनर्जी रिमूव हो जाएगी। तो इस काइनेटिक एनर्जी को ही रिमूव करना है हमको। कितनी काइनेटिक एनर्जी रिमूव करनी है, यह पार्ट डी। पार्ट डी कितनी काइनेटिक एनर्जी रिमूव करना पड़ेगी, हाफ एम वी ए स्क्वायर। इतनी यदि काइनेटिक एनर्जी रिमूव हो जाती है तो कार यहाँ आकर रुक जाएगी और ये वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए। तो डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू हाफ एम वी ए स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर देना है इसको, माइनस हाफ मास कितना है कार का, 0.5 वी ए स्क्वायर मतलब 2.05 स्क्वायर। इस तरह लॉजिक से करना पड़ेगा, इसमें आप वर्क डन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वगैरह नहीं करेंगे, तो सीधे सीधे आ जाएगा माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। मास भी मालूम है, वी ए भी पता है, बस ये नेगेटिव साइन के साथ आपको इसको आंसर करना पड़ेगा। और ये मैंने सॉल्व कर रखा है, इसका आंसर आ रहा है 1.05 माइनस 1.05 जूल। पर आप इसको ज़रूर करना, ये कैलकुलेशन तो आसान है। इसको इससे डिवाइड कर लेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके आंसर ये आने वाला है 1.05 जूल। इसको 1.1 जूल भी कह सकते हैं विद माइनस साइन। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, ई एक्सप्लेन हाउ टू मॉडिफाई द ट्रैक डिजाइन टू कॉज द कार टू लूज कॉन्टैक्ट विद द ट्रैक एट पॉइंट ए बिफोर डिसेंडिंग डाउन द ट्रैक, जस्टिफाई योर आंसर। क्या बोला, एक्सप्लेन हाउ टू मॉडिफाई। अभी जैसा ये बना है मॉडल, इस मॉडल को क्या करना है, हमको मॉडिफाई करना है, इसमें बदलाव लाना है। क्या करने के लिए, इस तरह का बदलाव लाना है कि पॉइंट ए पर जब ये कार आती है तो कांटेक्ट लूज कर देती है। उसके लिए हमें इस ट्रैक में क्या बदलाव करने पड़ेंगे, क्या मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, वो हमसे पूछा हुआ है। तो कैसे सोचेंगे,
तो नॉर्मल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। यह है नॉर्मल रिएक्शन। कितनी होगी नॉर्मल रिएक्शन? वो होगी mg माइनस mv² बाय आर, mva² बाय आर। अब इसका तो कुछ हो नहीं सकता। पहले तो ये सोचेंगे कि ट्रैक से कांटेक्ट लूज कब होता है? जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाती है। ये कंडीशन होती है, नॉर्मल रिएक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, कम से कम जीरो। अब n को जीरो करने में mg का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट है। बदल इसको सकते हैं और उसमें भी m को नहीं, va को बदलना पड़ेगा। va को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जब वो कार a पर पहुंचती है तो a पर पहुंचने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी या उसकी वेलोसिटी वो बढ़ानी पड़ेगी। तो यदि हम इसको पहली वाली हिल को थोड़ा ऊपर कर दें, मतलब टोटल एनर्जी जो थी वो यदि बढ़ा दें, तो क्या होगा? यहां से यहां आने पर डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, डिक्रीज ज्यादा होने से इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, और काइनेटिक एनर्जी यदि इंक्रीज हुई तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इनका डिफरेंस कम होकर ये एन जो है वो जीरो होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी एक तो काम क्या करें? वी ए बढ़ाएं मतलब ए पर की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए पहली हिल, फर्स्ट जो हिल है, पहली वाली हिल, उसकी हाइट को बढ़ा दिया जाए। उसकी हाइट बढ़ा देंगे तो टोटल एनर्जी बढ़ जाएगी, और टोटल एनर्जी यदि बढ़ जाएगी तो क्या होगा? पूरी, हम जानते हैं कि जितनी ज्यादा होगी चेंज, जितना ज्यादा आएगा पोटेंशियल एनर्जी में, उतना ही ज्यादा इंक्रीज आएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो टोटल एनर्जी बढ़ाना पड़ेगी। तो एक तो परिवर्तन ये करें, फर्स्ट हिल की हाइट को बढ़ा दें। फिर सेकंड क्या किया जा सकता है? आर को कम कर दें, रेडियस, ये जो आर्क है, जिस आर्क में ये ए पर होती है, उसको बढ़ाने के लिए आर्क की रेडियस को कम करना है ताकि ये बढ़ जाए। और आर कम करने के लिए क्या करेंगे? आर कम करना मतलब उसे कर्वेचर को बढ़ा देंगे। कर्वेचर बढ़ा देंगे मतलब ये यदि पहले ऐसा है आर्क, तब ऐसा ना करके उसे ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे उसे, ताकि इधर जो वो ट्रैवलिंग करती है, वो जो लेंथ है पाथ की, वो कम कर दें। तो रेडियस कम करना मतलब कर्वेचर, कर्वेचर क्या करें? बढ़ा दें। रेडियस कम मतलब कर्वेचर को, रेडियस कम किया मतलब कर्वेचर को बढ़ा दिया, मतलब जो ए पर उसकी पाथ लेंथ है वो क्या हो गई? कम हो गई। पाथ लेंथ कम हो गई मतलब वो कैसा हो गया? वो जो ए पर उसका पाथ है वो शार्प हो गया बहुत। जो पीक यहाँ पर दिख रहा है वो शार्प हो गया। बहुत थोड़ी देर के लिए वो कार ए पर रह पाएगी। तो ऐसा करने से, इन चेंजेस को करने से उस नॉर्मल रिएक्शन को जीरो बनाया जा सकता है। तो ये पार्ट भी इम्पोर्टेंट है। अभी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A roller coaster ride at an amusement park lifts a car of mass 700 kg to a point A at a height of 90 meter above the lowest point on the track as shown। तो एक रोलर कोस्टर है, ये दिखाया हुआ है, और रोलर कोस्टर और एक कार 700 केजी, 700 केजी मास वाली, उसको पॉइंट ए पर लेकर आते हैं। और ये पॉइंट ए कहाँ है? 90 मीटर हाइट पर। The car starts from rest at point A, rolls with negligible friction down the incline and follows the track around a loop of radius 20 meter। यहाँ से वो रेस्ट से चलना शुरू करती है और फिर इस ट्रैक को वो फॉलो करती है, जिसमें ये एक पाथ दिखाया हुआ है, इसको भी वो फॉलो करती है। मतलब उसकी यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो सफिशिएंट है लूपिंग ऑफ लूप के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए। तो आगे क्या बोला है? द कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट ए, रोल्स विद नेग्लिजिबल फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन एंड फॉलोज द ट्रैक अराउंड द लूप ऑफ रेडियस 20 मीटर। इस लूप की रेडियस 20 मीटर है। पॉइंट बी, द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द लूप, इज एट अ हाइट ऑफ 50 मीटर अबव द लोएस्ट पॉइंट ऑन द ट्रैक। तो ये 50 मीटर की हाइट पर है, इसके ट्रैक के लोएस्ट पॉइंट से 50 मीटर की हाइट पर है पॉइंट बी। तो क्या क्या हमसे पूछा हुआ है? पार्ट 1, इंडिकेट ऑन द फिगर द पॉइंट पी
at which the maximum speed of the car is attained. तो यहाँ पहले ही मैंने उसको मार्क कर रखा है। अब हमको पता है कि हम लगाएंगे इसमें इसको सॉल्व करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जिस पॉइंट तक आने में इस कार के पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज मैक्सिमम होगा, उसी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज भी मैक्सिमम ही होगा। तो आप देख रहे हैं ए और बी, इन दो पॉइंट्स के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये मैक्सिमम है। तो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज सबसे ज़्यादा होगा जब कार ए से पी पर आएगी, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट्स इससे ऊपर हैं। ये लेंथ जो है, डिस्टेंस या हाइट, ये कम होगी बाकी सब पॉइंट्स के लिए। तो सबसे ज़्यादा डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी का आएगा व्हेन इट कम्स फ्रॉम ए टू पी। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज़्यादा इसी में आएगा, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो स्पीड भी मैक्सिमम होगी। मतलब ये पॉइंट इस ट्रैक पर यहाँ मार्क होना चाहिए। सेकेंड में बोल रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी मैक्स ऑफ दिस मैक्सिमम स्पीड। ये वी मैक्सिमम हमको निकालना है। तो हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड पी। ए और पी के बीच में लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ए पर वो कार है रेस्ट में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो काइनेटिक एनर्जी है 0। जो कुछ उसके पास एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी, और ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लें तो यहाँ कितनी होगी? वो mgh। तो यहाँ टोटल एनर्जी mgh है। और जब वो कार यहाँ आती है P पर, तो P पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। या सीधे बोले तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। डिक्रीज कितना आएगा? डिक्रीज आएगा mgh। तो इसको अलजेब्रिकली लिखें, mgh और इंक्रीज तो वो हो जाएगा हाफ एम वी पी स्क्वायर या वी मैक्सिमम स्क्वायर। तो ये m कैंसिल आउट होकर आ गया हमारा आंसर। Vp कितना होगा? Vp होगा अंडर रूट 2gh। अब न्यूमेरिकली करना है इसको, तो 2 इंटू जी लेते हैं 9.8 एंड हाइट इज, ये वाली हाइट ये है 90 मीटर, 90 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करके खराब नहीं करेंगे, क्या करेंगे? इसको ऐसा करेंगे, 0 इसको दे दें तो 98 हुआ, और 98 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 49, तो ये 2, फिर इधर से हमने लिखा 2 इंटू 49 इंटू 9। अब सबके स्क्वायर रूट्स आसानी से निकल आए। इसका स्क्वायर रूट 2, 49 का 7 और 9 का 3, तो ये टोटल में हो गया 42 मीटर पर सेकेंड। 42 मीटर पर सेकेंड ये होगी मैक्सिमम स्पीड एट पी। तो पी पर मैक्सिमम स्पीड 42 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हुआ ए का सेकेंड पार्ट। अब क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द स्पीड वी बी। बी पर स्पीड बतानी है, बी पर स्पीड बतानी है ऑफ द कार एट पॉइंट बी। तो इसके लिए कैसे सॉल्विंग होगी? तो अब हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी। और बी पर पोटेंशियल एनर्जी को मान लेते हैं 0। बी पर यदि पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बी से ऊपर है ये पॉइंट, कितनी होगी? ज़्यादा, वो होगी mg 90 मीटर माइनस 50 मीटर। तो ये हम सॉल्व कर रहे हैं बी, तो क्या लिखेंगे? mg 90 माइनस 50, 90 माइनस 50। क्या किया है हमने बी की पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानकर, और ये उससे ऊपर है, यानी ये है एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी इसके पास में, कितनी? 0 से कितनी ज़्यादा? mg 90 माइनस 50, ऐसा कर सकते हैं। और जब वो कार यहाँ पहुँचती है, यहाँ पहुँचने पर पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या लिखेंगे? हाफ एम वी बी स्क्वायर। बस इस तरह से ए और बी के बीच में लगाया इसी प्रिंसिपल को, तो वी भी निकाला जा सकता है। ये कैंसिल, जी 9.8 इंटू 2 इंटू क्या आएगा? ये 40, और इस पूरे का रूट निकालो तो वी भी निकल आएगा। इस पूरे का रूट चाहिए, तो क्या करें?
इसको लिख लेते हैं, इस 0 को इसे दे दिया तो ये 98 हुआ, यानी 49 इंटू 2 से लिखा, एक ऑलरेडी 2 यहाँ आ रहा है और ये आ गया है 4, तो ये हुआ 7 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितना हुआ, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 मीटर पर सेकेंड। तो अभी देखा हमने यहाँ पर स्पीड कितनी है 42, और बी पर जाने पर वो कितनी है 28 मीटर पर सेकेंड। तो ये इन दोनों पार्ट्स के आंसर हुए। फिर क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट्स में, अगले पार्ट्स में कह रहे हैं ऑन द फिगर ऑफ द कार बिलो ड्रॉ एंड लेबल वेक्टर्स टू रिप्रेजेंट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार व्हेन इट इज अपसाइड डाउन एट पॉइंट बी। कि कार इस तरह से जा रही है इस ट्रैक पर, और जब वो यहाँ होगी अपसाइड डाउन मतलब उसके पहिए कांटेक्ट में होंगे उस ट्रैक के साथ में, इस तरह की होगी वो, ये उसके दिखाए हुए हैं व्हील्स, और वो ट्रैक पर, इस पर कौन कौन से फोर्सेस आएंगे। तो मास यदि m है इस कार का, तो एक फोर्स तो आएगा ही आएगा mg, ये है बाय द अर्थ ऑन द कार, ये तो आएगा आएगा। उसके अलावा अब इसकी रिएक्शन कहाँ पर होगी, तो इसकी रिएक्शन तो जाएगी अर्थ के ऊपर, इसमें नहीं दिखाएंगे उसको क्योंकि हम FBD बना रहे हैं उस कार का, तो कार पर लगने वाले फोर्सेस दिखाने हैं। तो ये हो गया उसका वेट mg डाउनवर्ड्स। इसके अलावा कौन सा फोर्स आएगा, तो क्योंकि ये कार ट्रैक के कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स जरूर आएगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन एब्सेंट मान लेते हैं, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जरूर होगा। अब उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए ऐसा सोचेंगे कि ये जो कार है ये उस ट्रैक को, ये वो ट्रैक है, इस ट्रैक को वो अट्रैक्ट तो नहीं कर सकती, मतलब जो कार ट्रैक पर फोर्स लगाएगी वो इस डायरेक्शन में तो हो नहीं सकता, ऐसा कोई अट्रैक्शन तो होगा नहीं, वो कर क्या सकती है, उसको पुश कर सकती है। इस तरह सोचेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये होगा फोर्स जो कार ने ट्रैक पर लगाया, और इसकी रिएक्शन कार पर आएगी, इसकी रिएक्शन कार पर आएगी, ये हो जाएगा एक्शन, ये हो जाएगा एक्शन बाय द कार ऑन द ट्रैक, और ये हो जाएगा बाय द ट्रैक ऑन द कार। हमको ये वाला फोर्स इस डायग्राम में दिखाना है क्योंकि हम फ्री बॉडी डायग्राम तो कार का बना रहे हैं, मतलब ये भी नीचे ही काम करेगा। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो ऐसे सोचना चाहिए कि ये कार इसको अट्रैक्ट कर नहीं सकती बल्कि क्या करेगी, धक्का देगी, जैसा कि उसमें भी होता है जो आपने पढ़ा हुआ है सर्कुलर मोशन में, आपने पढ़ा होगा डेथ वेल, उसमें भी ऐसे ही होता है। तो ये इसको देगी धक्का, ये है कार ने जो ट्रैक पे लगाया, और इसकी रिएक्शन होगी कार के ऊपर इधर, यानी ये दोनों फोर्सेस नीचे लगेंगी। तो टपक क्यों नहीं जाती है, क्योंकि ये तो सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है, इसकी वेलोसिटी इधर है, टेंजेंट की डायरेक्शन में है, टेंजेंट की डायरेक्शन में वीबी निकाला भी था, कितना आया था वीबी, वीबी आया था, ये वीबी 28 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो अभी मूव कर रही है, ये वो कार इधर मूव कर रही है टेंजेंशियली, ये उसकी वेलोसिटी शो की हुई है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तो रिक्वायरमेंट होती है सर्कुलर मोशन की, वो कोई अंदर नहीं ले आएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स उसे कोई अंदर नहीं लाएगा, तो सर्कुलर मोशन के लिए कंडीशन है, तो वो तो लगता रहेगा, तो ये पॉसिबल है। टी प्लस एम जी इनका रिजल्टेंट फोर्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या बोला है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द फोर्सेस आइडेंटिफाइड इन सी, मतलब ही इन दोनों फोर्सेस को हमको फाइंड करना है, टी और एम जी, टी और एम जी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक इक्वेशन लिखते हैं, क्या करना पड़ेगा, सी का पार्ट सेकेंड, तो हमको ये कंडीशन बनाना पड़ेगी, टी या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, एन। टी तो मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि वो वर्टिकल सर्कल में कई बार स्ट्रिंग पर हमको फोर्स दिखाना रहता है, तो लिख भी सकते थे, पर टी की जगह एन ज़्यादा सही होगा। तो ये ग्रीन से लिखेगा एन, ये नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, और ये वेट उसका एम जी। तो एन प्लस एम जी मिलकर, एन प्लस एम जी मिलकर बना रहे हैं एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। एम
वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमको तो ये फोर्सेस कैलकुलेट करना थे, तो एम जी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। एम जी कितना होगा, तो मास उसका है 700 इंटू 9.8, 700 इंटू 9.8, एक तो ये होगा, ये कितना हुआ, ये हुआ 6860, 6860। आप डायरेक्ट मत लिखना, आप तो कैलकुलेट करना। अब इसमें से निकाल लेते हैं इसे, ताकि हमको एन मिल जाए। एम जी तो आ गया है, एम वी बी स्क्वायर बाय आर निकालते हैं, एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर। तो मास कितना है 700, वी बी हमने फाइंड किया था 28 स्क्वायर, अपॉन रेडियस इज 20 मीटर। इस सबको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलने वाला है 27440, 27440 न्यूटन। और एक बार ये आ चुका है आपके पास, ये है, तो एन निकाल लेते हैं। एन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम वी बी स्क्वायर बाय आर, मतलब 27440 में से ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 6860, 6860, तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी। कितना हो गया है वो, कितना आ जाएगा, दिस इज 20580, 20580 न्यूटन। तो हमारे आंसर्स कौन से हो जाएंगे, आंसर्स हमारा आंसर्स में एक तो ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ये आ गई है कितनी, 2580 न्यूटन, और दूसरा हो जाएगा एम जी, और एम जी कितना निकाला हमने 6860। तो ये आंसर्स हो जाएंगे इस पार्ट के। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द फोर्सेस आइडेंटिफाइड इन सी। अब डी में क्या बोल रहे हैं, नाउ सपोज दैट फ्रिक्शन इज नॉट नेग्लिजिबल, मान लो फ्रिक्शन है मौजूद, हाउ कुड द लूप बी मॉडिफाइड टू मेंटेन द सेम स्पीड एट द टॉप ऑफ द लूप एज फाउंड इन बी, जस्टिफाई योर आंसर। अब मान लो फ्रिक्शन नेग्लिजिबल नहीं है, मतलब फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन होने पर क्या होगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी जब यहाँ पहुंचेगा ये, जब ये कार यहाँ पहुंचेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्क डन जो होगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द कार, वो होगा नेगेटिव। और किसी बॉडी पर नेगेटिव वर्क डन का मतलब है उसमें से उसकी एनर्जी को रिमूव करना, मतलब कम करना। तो फ्रिक्शन यदि मौजूद हुआ तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कम हो जाएगी। उसके बावजूद हमको यदि मान लो स्पीड को यानी काइनेटिक एनर्जी को सेम रखना है जितनी वो पहले थी, तो हमको इस ट्रैक में क्या मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। तो करेंगे ये कि ये जो हिल है, पहली हिल, फर्स्ट हिल, इसकी हाइट बढ़ा दो। हाइट बढ़ाने से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही होता है, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगी कुछ, पर यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी, उसका डिफरेंस वो कहाँ चला जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। तो यदि इस हिल को ऊपर कर दें तो क्या होगा, वो जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कंपेंसेट कर देगा इसके डिक्रीज को, तो वापस काइनेटिक एनर्जी उतनी ही हो जाएगी। मतलब क्या आपको कहना पड़ेगा ऑप्शन डी में कि ये पहली जो हिल है इसकी हाइट को इंक्रीज कर दें, ये इसका आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 0.1 kilogram block is released from rest at point A as shown। ये है वो ब्लॉक, इसका मास कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0.1 kg, 0.1 किलोग्राम का एक ब्लॉक ए से रिलीज किया जाता है, मतलब रेस्ट से उसको रिलीज किया है, वर्टिकल डिस्टेंस h अबव द ग्राउंड। और ये ए कहाँ है, हाइट h पर, ग्राउंड से हाइट h पर। फिर क्या बोला, इट स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन ट्रैक अराउंड अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। इस तरह से वो स्लाइड होता है, 0.5 मीटर रेडियस का पहले सर्कुलर लूप कंप्लीट करता है, देन अप अनदर इंक्लाइन दैट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। पहले सर्कल में घूमता है और उसके बाद इस इंक्लाइन प्लेन पर, जिसका इंक्लिनेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। द ब्लॉक स्लाइड्स ऑफ द ट्रैक, और ये बाहर निकलता है जब ट्रैक से, मतलब ये स्लाइड्स ऑफ किस स्पीड से, 4 मीटर पर सेकेंड से, 4 मीटर पर सेकेंड से अलॉन्ग इंक्लाइन वो बाहर निकलेगा। तो बाद में फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन होने वाली है, विच इज एट अ हाइट ऑफ 0.5 मीटर अबव द ग्राउंड। और ये सी है ग्राउंड से 0.5 मीटर की हाइट पर। अजूम द एंटायर ट्रैक टू बी फ्रिक्शनलेस
एंड एयर रेजिस्टेंस टू बी नेग्लिजिबल। पार्ट ए में बोला है फाइंड हाइट h। तो क्या करेंगे, h हाइट निकालने के लिए पहले तो दिमाग में ये आना चाहिए था थॉट कि हमको लगाना है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और हम बात करेंगे, हमको ये हाइट h निकालनी है, तो पॉइंट ए और पॉइंट सी की बात करते हैं। पॉइंट सी की हमको हाइट पता है और सी पर अज्यूम कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। और सी पर यदि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो सी से ये कितना ऊपर है, h माइनस 0.5। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, या ये ए से जब सी पर आएगा तब पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज कितना आएगा, एम जी एच माइनस 0.5, एच माइनस हाफ। और यहाँ जब आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमने जीरो ली है, यहाँ यदि स्पीड उसकी vc है तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम vc स्क्वायर। मतलब ए और सी के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देना है। यह है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले अल्जेब्रिकली लिखना चाहिए, m कैंसिल आउट, g ले लिया 10, h माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ। और ये vc दिया है, उसने बोला है स्लाइड ऑफ होता है 4 मीटर पर सेकेंड से, तो हो गया 16, यानी ये 8 बाई 10 इज 0.8, तो h हो जाएगा 0.8 प्लस 0.5 दैट इज 1.3 मीटर। तो ये h निकल गया। ये हुआ पार्ट ए। On the figure below, draw and label all the forces acting on the block when it is at point B, which is 0.5 meter above the ground. तो जब ये बी पर है, क्योंकि ये इधर से स्लाइड होता है, पहले ये सर्कल कंप्लीट करता है, तो इस लूप की लूपिंग करते समय जब वो बी पर है तब उस पर कौन कौन से फोर्सेस आएंगे, तो फिर ऐसे ही सोचना है कि mg तो आएगा ही आएगा, और ब्लॉक उस ट्रैक के साथ कांटेक्ट में है, और जब वो कांटेक्ट में है तो इसको वो पुल तो कर नहीं सकता, पुश ही कर रहा होगा। ब्लॉक उस ट्रैक को पुश करेगा तो वो एक्शन, तो उससे रिएक्शन इधर मिलेगी, और ये नॉर्मल रिएक्शन चाहिए ही चाहिए क्योंकि इसको सर्कल में घूमना है, और ये नॉर्मल रिएक्शन ही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी। तो इस तरह से ये दो फोर्स इस पे शो कर दिए हमने। अब पार्ट सी में क्या बोला, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज एट पॉइंट बी। बी पर हमको वेलोसिटी बतलानी है, तो ए और बी के बीच अब लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यू बी को जीरो मानकर, यू बी को जीरो मानेंगे तो ये कितना है 0.5, ये कितना हो जाएगा, ये लेंथ यहाँ सर इस लेवल से यहाँ तक, तो वो हो जाएगा 1.3 निकाला हमने h, और ये है 0.5। तो जब वो आएगा ए से बी पर तो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज ये होगा, एम जी इंटू एच ए की हाइट और बी की हाइट, एच ए माइनस एच बी इज इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। ये एम कैंसिल आउट, जी को ले लिया 10, एच ए था 1.3, एच बी है 0.5, हाफ वी बी स्क्वायर। कैलकुलेट किया तो ये आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी स्पीड वही मिली जो सी पर है, बस डायरेक्शन अलग होगा, बी पर डायरेक्शन ऐसी होगी और सी पर डायरेक्शन ऐसी होगी इसकी। तो जो वीसी है वही वीबी है, क्योंकि ये सेम हाइट के दोनों पॉइंट्स हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी भी बराबर होगी दोनों पॉइंट्स पर, और इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी बराबर ही होगी। अलग अलग होंगी वो काइनेटिक पोटेंशियल, पर पोटेंशियल एट बी विल बी पोटेंशियल एट सी, एंड स्पीड बराबर हो गई तो पोटेंशियल एनर्जीज भी बराबर ही होंगी। तो ये भी सॉल्व हो गया, सेम एज वी सी हमको मालूम रखना था। अगला पार्ट क्या है, डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द ब्लॉक व्हेन इट इज एट पॉइंट बी। तो यहाँ पर अभी हमने फोर्सेस दिखाए थे, नॉर्मल रिएक्शन इधर टुवर्ड सेंटर काम करेगी, mg होगा नीचे, और ये n ही रोल प्ले करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स का। मास पता ही है 0.1, v भी हमने निकाल लिया है 4, तो 4 स्क्वायर अपॉन रेडियस भी हमको मालूम है उस सर्कल की 0.5, सॉल्विंग करने पर ये आ जाएगा 3.2 न्यूटन के बराबर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, डिटरमिन द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड अटेन्ड बाय द ब्लॉक आफ्टर इट लीव्स द ट्रैक। अब जब ये ब्लॉक इस ट्रैक को लीव करता है, छोड़ता है, तब उसकी यह स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, और ये इंक्लिनेशन 30 है तो ये भी 30 होगा। और बाद में वो तो उसकी मोशन कहाँ होगी, मोशन अंडर ग्रेविटी होगा वो तो, जब ये ट्रैक से फ्री हो जाएगा तब वो फिर
प्रोजेक्टाइल मोशन उसकी होगी, इंक्लाइंड प्रोजेक्शन है फ्रॉम सम हाइट, वो केसेस आपने किए ही होंगे। तो ये है 4, ये 30, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा वेलोसिटी का वर्टिकल में, वो होगा 4 sin 30 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई, और हमको बताना है कि ये यहाँ पहुँचने पर, P पर पहुँचने पर क्या पूछा है हमसे, डिटरमिन द मैक्सिमम हाइट। मतलब यदि ये हाइट मिल जाती है आपको कि ये हाइट कितनी वो ट्रैवल करेगा, तो उसमें कैपिटल H जोड़कर आप बता सकते हैं कि ग्राउंड से वो कितना ऊपर होगा। तो हमको स्मॉल h निकालना है, तो हम कंसिडर करेंगे मोशन बिटवीन C एंड P वर्टिकल डायरेक्शन में, मोशन बिटवीन C एंड P अलोंग वर्टिकल। वर्टिकल में यदि बात करेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी होना है 0, एक्सेलरेशन नीचे है मतलब -g यानी -10 लेंगे, और हमको h चाहिए तो s के बराबर होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, v कितना 0, u इज ऊपर है तो ये 4 स्क्वायर, एक्सेलरेशन -10 तो -2 इंटू 10 इंटू एस, इसको सॉल्व किया तो h आया 0.2 मीटर। मतलब इस लेवल से वो 0.2 पर होगा, यानी ग्राउंड से कितना ऊपर होगा 0.2 प्लस 0.5 दैट इज 0.7 मीटर। तो ये इस पार्ट का आंसर हुआ। लास्ट में बोला है अनदर ट्रैक दैट हैज द सेम कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन मतलब यही हाइट्स वगैरह ये सब बराबर है, इंक्लिनेशन इसका, तो कन्फिग्रेशन सेम है बट नॉट फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन लेस नहीं है मतलब फ्रिक्शन है मौजूद। विद दिस ट्रैक इज फाउंड, with this track it is found that if the block is to reach point C with speed of 4 meter per second, the height h must be 2 meters, height h must be 2 meter। मतलब क्या, मतलब कन्फिग्रेशन को चेंज किए बगैर यदि यहाँ फ्रिक्शन मौजूद है तब भी इसकी स्पीड या इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ उतनी ही मिले, स्पीड उतनी ही मिल रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम मिलेगी उतनी ही। ऐसा करने के लिए मतलब फ्रिक्शन की मौजूदगी में यहाँ काइनेटिक एनर्जी को सेम करने के लिए इस ट्रैक की हाइट को बढ़ाकर यदि 2 मीटर कर दिया है, तो बताओ कि वर्क डन फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना किया। तो ये इसको क्यों बढ़ाया है, ताकि टोटल एनर्जी बढ़ जाए, और टोटल एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, जब वो ब्लॉक उस बढ़ी हुई हाइट से यहाँ तक पहुंचेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ज़्यादा होगा, और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज वो जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है उसको कंपेंसेट कर देगा। बस सिंपल सी बात है, यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, जो कुछ पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ डिफरेंस आया इस हाइट को 1.3 से 2 करने में, तो बाद में ये है mgh डैश, पहले थी mgh, सॉल्विंग करेंगे तो आ जाएगी 0.7 जूल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसको यदि आपने छोड़ा तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, लॉजिक से वो सॉल्व होगा। हर क्वेश्चन में हमने फ्रिक्शन से रिलेटेड बातें की हुई हैं। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं।